हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के यूपी बीएड के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही थी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकें और आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ सकें। तो आज की वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोज अगर नहीं देखी जरूर से देख लीजिएगा। पेयर से जो क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स। कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है हर एग्जामिनर का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, लेकिन पूछा बहुत जाता है। ये फंड जो होता है उसकी मीनिंग क्या होती है? कैश ओनली, टोटल एसेट, जनरल रिजर्व, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब भी हम फंड की बात करेंगे तो उस फंड में हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं, तो हमारा फंड निकल कर के आ जाता है। वो डायरेक्ट फंड का आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following ratios are taken into consideration by a banker before sanctioning the loan। ऋण की स्वीकृति देने से पहले बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुपातों को ध्यान में रखा जाता है? यानी बैंक जब जो लोन है, ऋण है, प्रोवाइड कराता है, तो वो किसी भी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के किन चीजों को, किन रेशियोज को देखेगा? प्रोप्राइटर रेशियो, स्वामित्व अनुपात, स्टॉक माइनस टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर होगा, ये माइनस नहीं है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंधावर्त अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो बैंक होता है उन सारे ही रेशियोज को देखेगा। प्रॉपर्टी रेशियो भी देखेगा, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी देखेगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी देखेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये होते हैं किस तरह के हैं या क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋण की स्वीकृति देने से यानी लोन एक्सेप्ट करने से पहले जो प्रॉपर्टी रेशियो है उससे हमें क्या पता चलता है कि ओनर्स कैपिटल कितनी है और उसका क्या रेशियो है जो एक्चुअल में एसेट्स है उसके साथ में। दूसरे रेशियो में ये बताएगा कि जो डेप्ट है और इक्विटी उनके बीच में रेशियो, यानी कि ऑलरेडी कितना डेप्ट ले रखा है उस कंपनी ने। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो में ये रहता है कि ये देखना कि लिक्विडिटी, जिससे हमें पता चल सके, ये पता चल सके, सॉरी, एक्टिविटी पता चल सके कि कितना एक्टिवली कंपनी जो है पार्टिसिपेट कर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि कंपनी में कितना ज़्यादा स्टॉक जो होता है बार बार आ रहा है, जा रहा है, उसका सेल्स जो है उससे क्या रिलेशन है, उसको देखने के लिए, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, एक्टिविटी पता चलती है। तो यहाँ पर इन तीनों ही रेशियोज को देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। किस प्रकार का अंकेक्षण जो होगा वो वर्ष भर चलता है? एनुअल ऑडिट है, इंटरिम ऑडिट है, कंटिन्यूअस ऑडिट है, कंप्लीट ऑडिट है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंकेक्षण ऑडिट जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर चलता रहता है। तो यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो कंटिन्यूअस ऑडिट होगा, चालू अंकेक्षण होगा। यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। एनुअल ऑडिट जो वार्षिक है, वार्षिक जो होता है जब आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अकाउंटिंग का काम कर लिया होता है, उसके बाद जो होता है उसको हम एनुअल ऑडिट बोलते हैं, यानी कि जो वर्ष पूरा होने पर किया जाता है। और कंटिन्यूअस ऑडिट जो होता है, चालू या फिर सतत अंकेक्षण भी इसको बोलते हैं, सतत भी लिखा हो सकता है। तो ये अंकेक्षण जो है ये वर्ष भर चलता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज बाई। कंपनी का समापन होता है क्लोजर ऑफ बिजनेस, व्यापार को बंद कर देने पर, सेल ऑफ एसेट, संपत्तियां बेचने से, एंड ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस, वैधानिक अस्तित्व समाप्त होने से, आर्टिकल्स अंतर्नियमों द्वारा। यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी जो है उसको समाप्त कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक्चुअल पर्सन नहीं होती, वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इसीलिए कंपनी निवासी तो हो सकती है, रेजिडेंट तो हो सकती है, लेकिन वो क्या नहीं होती, कंपनी रेजिडेंट होती है, निवासी होती है, लेकिन वो नहीं होती एक सिटीजन। कंपनी एक रेजिडेंट है लेकिन कंपनी एक नागरिक नहीं है, सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का राइट नहीं होता। तो कंपनी एक सिटीजन नहीं होती, एक रेजिडेंट होती, निवासी होती, नागरिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल बॉडी होती है, एक कृत्रिम व्यक्ति होती। तो उसको एंड भी कैसे किया जाएगा? एंड ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस जब उसका समाप्त हो जाता है तभी क्या होता है? कंपनी का समापन हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब इसके टाइप भी होते हैं कि स्वेच्छा से भी हो सकता है या अनिवार्य समापन भी। स्वेच्छा से कि अगर किसी कंपनी किसी उद्देश्य के लिए बनाई गई थी और वो उद्देश्य पूरा हो गया तो समापन हो जाएगा, या अंशधारी जाते हैं लेनदारों की इच्छा पर, कई तरीके से होता है। कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ईबीआईटी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ऊपर कंट्रीब्यूशन है, नीचे ईबीआईटी है। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? फाइनेंशियल लीवरेज का वित्तीय उत्तोलन, ऑपरेटिंग लीवरेज परिचालन उत्तोलन, कंपोसाइट लीवरेज मिश्रित उत्तोलन। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाता है? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज का। परिचालन उत्तोलन जो होता है ये उसका फॉर्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन में क्या शामिल होता है? कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट होती है प्लस प्रॉफिट, ये दोनों चीजें ऐड रहती हैं कम जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। उन दोनों के बीच का रेशियो जो होता है वो ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाता है। फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें हम, तो फाइनेंशियल लीवरेज का जो आपका रेशियो होता है कैसे उसको निकाला जाता है, तो ईबीआईटी अपॉन में आ जाता है ईबीटी, ये हो जाता है फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ईबीआईटी, तो यहाँ पर जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यही वाला है, और जब सिर्फ अर्निंग बिफोर टैक्स लिया जाता है यानी कि उसमें इंटरेस्ट को हम लेस कर देते हैं तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हो जाता है। और कंपोसाइट जो है यहाँ पर मिश्रित वाला, तो सिंपल सा है ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू हो जाता है फाइनेंशियल लीवरेज। इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहां निकल आता है। और इसको दूसरी तरह से देखना चाहिए तो ये एबीआईटी ये हो गया फाइनेंशियल लीवरेज इंटू यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने जाइएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा? जो आपका कंपोसाइट लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी हो जाएगा। तो इस तरह से भी देख सकते हैं आप, सीधे आपको अगर क्वेश्चन में निकाल करके दिया हो तो मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, और डिपेंड करता है जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मेन पॉइंट है कि आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट दैट द एसेट आर ऑलवेज वैल्यूड एट, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं। ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन परचेज प्राइस, नन ऑफ द अबव। जब लागत अवधारणा क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो जब लागत अवधारणा होगी तो जो भी संपत्तियां होती हैं, एसेट्स होती हैं, वो उसके लागत मूल्य पर, यानी जब उसका परचेज किया गया था उस टाइम परचेजिंग के टाइम पर जो मूल्य था उसी मूल्य पर ली जाती हैं। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस दोनों दे रखा है तो कंफ्यूज ना होइएगा। जो परचेज जो आपने किया था, जो मूल्य उसका परचेज पॉइंट पे था वही मूल्य लिया जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी उपादान की राशि होती है। फुली टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड अप टू 5 लाख है, एग्जेम्प्टेड अप टू 20 लाख है, एग्जेम्प्टेड अप टू 3,50,000 है। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा, एक सरकारी कर्मचारी जो होता है, तो उसको जो भी राशि मिलती है एग्जेम्प्टेड अप टू 20 लाख यानी कि 20 लाख तक क्या होती है, उसको एग्जम्पशन की मिलती है। वैसे तो एक सरकारी कर्मचारी जो होता है उसको ग्रेजुटी जो मिलती है वो पूरी तरह से कर मुक्त होती है, लेकिन कंडीशंस अलग अलग होती हैं। अगर निकालना पड़ेगा आपको तो वहाँ पर अपर लिमिट उसकी जो होती है वो 20 लाख तक होती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेजुटी की राशि पूरी तरह से कर मुक्त है, लेकिन क्वेश्चन में आपके दे नहीं रखा था, तो जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। तो एक सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त हो सकती है। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि गैर सरकारी कर्मचारी के लिए भी जो अपर लिमिट है वो 20 लाख की ही है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हेन, स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब, स्केल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है आपको, अगर आपने सारी वीडियोस मेरी देखी हैं तो वहाँ पर आपको मैंने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो फिक्स प्राइस होती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पर यूनिट इंक्रीज कब होती है? जब उसकी जो उत्पादन की क्षमता है, यानी कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, आउटपुट जो आ रहा है, आउटपुट अगर आपका बढ़ रहा है यानी कि उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जा रही है तो वहां पर आपकी प्रति लागत क्या होती है? घटेगी। इनवर्स रेशियो होता है। और अगर यहाँ पर आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, उसका मतलब क्या है? उत्पादन की मात्रा घटाई जा रही है।
ये चीज़ समझिएगा कि अपोज़िट होता है पूरा बस। अगर बढ़ रही होगी तो घट जाएगी, घट रही होगी तो बढ़ जाएगी और ये पर यूनिट में ही चेंज होगी। अगर टोटल दे रखा है तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको, सिर्फ़ पर यूनिट में ही ये चेंज हो सकती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वाज दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति कौन था? लुकास पैसियोली है, अल्फ्रेड मार्शल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, हेनरी फ्यूल है। तो इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो कि पहली बार पब्लिश कराने वाला कौन था या फादर ऑफ भी करके पूछा हो सकता है या प्रोपाउंडेड बाय ये भी हो सकता है कि किसने प्रतिपादन किया था, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो कौन थे? लुकास पैसियोली थे, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। एक आंसर ऑप्शन ए है। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो किससे रिलेटेड है? ये आपके इकोनॉमिक्स में मिलेंगे आपको। इकोनॉमिक्स में जो प्रिंसिपल हैं, लॉज़ हैं, वो इन्होंने दिए थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो हैं, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हेनरी फ्योल जो है, ये भी आपका मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। इनको तो फादर ऑफ बोला ही जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला ही जाता है इनको, हेनरी फ्योल। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे। और आपको बाकी सारे क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लुकास पैसियोली को पुस्तक पालन बुक कीपिंग का जन्मदाता माना जाता है। 1494 में इनकी प्रकाशित पुस्तक थी डी कंप्यूटरिसेड स्क्रिप्चरिस्ट। इसको याद कर लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि किसने बुक कीपिंग जो है उसका जन्मदाता कौन है, जैसे कि अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया। किस सन में हुआ था ये भी पूछ सकते हैं, या फिर ये इस बुक के बारे में पूछ सकते हैं कि ये किसकी बुक है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनकी बुक कौन सी है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको बन सकता है। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज प्रतिफल रहित ठहराव है, वैलिड है, वाइडेबल है, वाइड है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिफल रहित ठहराव एक एग्रीमेंट यानी कि एक व्यक्ति जो होता है वो एक प्रस्ताव रखता है, एक प्रपोजल रखता है। अब वो प्रपोजल यानी कि वो प्रस्ताव जो होता है अगर सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग है, तो क्या करता है उसको एक्सेप्ट करता है यानी कि स्वीकृत करता है। और जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकृत कर लिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, यानी कि वो ठहराव बनता है। अब यहाँ पर उसके बाद ये भी देखा जाता है कि वो जो ठहराव है, वो लीगल है या नहीं है, सही है या नहीं। उसी के बाद ही उसको इन्फोर्स यानी कि प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, तब वो बन जाता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। तब वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अनुबंध बनता है। जैसे कि अगर सिंपल सी बात है, मोहन ने अपनी साइकिल बेचने के लिए, सेल करने के लिए सोहन के सामने एक प्रस्ताव रखा। अब अगर सोहन को भी वो साइकिल ₹500 में सपोज़ कर लीजिए 500 में, 500 में लेनी थी, तो सोहन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो क्या बन गया? वो एग्रीमेंट बन गया। अब क्योंकि एक लीगल है, किसी का कुछ बुरा नहीं हो रहा है इससे, पूरी तरह से कोई इल्लीगल काम नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाया। अब यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की बात पूछी ही नहीं गई है, यहाँ पे एग्रीमेंट को पूछा गया है। तो प्रतिफल रहित ठहराव। अब यहाँ पर क्या था? मोहन को जो ₹500 मिल रहे हैं सोहन से, ये उसके लिए हो जाएँगे प्रतिफल और सोहन को मोहन से क्या मिल रही है? साइकिल मिल रही है। तो ये सोहन के लिए प्रतिफल हो जाएगी। तो दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए ही कंसिडरेशन है। लेकिन अभी इसमें अगर कंसिडरेशन होता ही नहीं, ₹500 सोहन देता, लेकिन साइकिल बदले में उसको नहीं मिलती, तो वहाँ पर प्रतिफल नहीं होता। तो यहाँ पर प्रतिफल रहित ठहराव क्या हो जाएगा? व्यर्थ होता है, वॉइड होता है। एक पक्ष को लाभ हो रहा है, दूसरे को हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो पूरी तरह से एग्रीमेंट कैसे हुआ? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट है अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन? सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे के किस भाग में दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल में, रिजर्व एंड सरप्लस में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सामान्य संचय जो है उसको हम दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। किसी भी तरह का आपका संचय जो होता है वो दिखाया जाएगा इसी हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस वाले में ही। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। और जो शेयर कैपिटल लिखते हैं उसी के जस्ट नीचे वाला हेड होता है, उसमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है When shares are forfeited, share capital account is debited by। जब अंशों को जब्त किया जाता है तो शेयर पूंजी खाते को आहरित किया जाता है। इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जब शेयर्स जो होते हैं उनका फॉर्फीचर कर लिया जाता है, तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं उसको हम किस अमाउंट से डेबिट करते हैं? तो उसको हम कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, जितना कॉल की गई होगी उस अमाउंट से क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंशों के हलन करने से अंश पूंजी कम हो जाती है, इसलिए अंश पूंजी खाता उतनी रकम से डेबिट किया जाता है जितने की हरण किए जाने वाले अंशों की रकम पूंजी खाते में क्रेडिट की जा चुकी है। पहले जितने में क्रेडिट की गई है वही राशि को, और उन योजनाओं के खाते अवशिष्ट बाकी से क्रेडिट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, if the loan from wife is assumed to be given out of her personal property, then position of such loan is like। यदि पत्नी द्वारा दिए गए ऋण को उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से दिया हुआ मान लिया जाए तो ऐसे ऋण की स्थिति समान होती है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल या फिर फुली सिक्योर्ड या फिर पार्टली सिक्योर्ड। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि जो वाइफ थी उसने जो लोन लिया था उसकी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल उसकी जो एसेट है उससे दिया हुआ मान लिया गया है, तो ऐसा ऋण किस तरह का है, तो अनसिक्योर्ड में जाएगा, असुरक्षित लेनदारों में जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, एडीआर्स आर इशूड इन, जो एडीआर होते हैं वो जारी किए जाते हैं कनाडा में, चीन में, इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो एडीआर जो है ये कहाँ होगा, ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए भी शॉर्ट में लिखा हो सकता है, वहां इशू किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग कैपिटल है 45,000 की, क्लोजिंग कैपिटल है 75,000 की, विड्रॉ किए गए हैं 10,000 एंड फ्रेश कैपिटल है 5,000 की। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट विल बी, तो प्रॉफिट कितना होगा ये आपसे कह रहा है, तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं जो प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो उसकी क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें आप ड्राइंग जो है उसको ऐड कर दीजिए, ड्राइंग्स को ऐड कर दिया जाएगा, माइनस कर देंगे जो उसकी फ्रेश कैपिटल है, प्लस क्या हो जाएगी ओपनिंग जो उसकी कैपिटल है उसमें। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग थी 75,000 हो गया, और जो उसकी ड्राइंग्स थी 10,000, तो यहाँ पर 85,000 ये हो जाएगा, यहाँ पर 5,000 और 45,000 इसको ऐड कर लीजिए, 50,000 ये हो जाएगा, लेस करेंगे कितना आ जाएगा 35,000, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 35,000 का हुआ। ये सब सिंपल से फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से आप जो है ओपनिंग स्टॉक इसमें निकाल सकते हैं, रैंक्स निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इससे आप सारी ही चीजों को निकाल पाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, ह्रास काटा जाता है फिक्स्ड एसेट पर, करेंट एसेट पर, इंटेंगिबल पर, ऑल ऑफ द। तो जो डिप्रिसिएशन होता है वो आपका फिक्स्ड एसेट पे लगता है, स्थायी संपत्तियों पे लगता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है, क्योंकि वही संपत्तियों को हम उपयोग करते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो उसमें टूट फूट होती है, अपरिशलन होता है, इस वजह से क्या होता है उनमें डिप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मानव संसाधन प्रबंधन में क्या शामिल होगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर जो एचआरएम है, इसको शॉर्ट में एचआरएम भी बोलते हैं, तो जो एचआरएम होता है उसमें ये तीनों ही चीजें शामिल होती हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। मेन काम ही यही होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि ये जानना कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, और उसको जो है रिक्रूटमेंट के रूल्स तैयार करना, सब कुछ बनाना, उसका सिलेक्शन करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, प्लेसमेंट देना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई, आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल द्वारा, शेयर होल्डर्स, कंट्रोल गवर्नमेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी। तो जो आंतरिक होता है उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक मंडल होता है, वो नियुक्ति करता है। एक नॉर्मल अगर यहाँ पर ऑडिटर लिखा होता तो उसकी नियुक्ति जो करते हैं वो शेयर होल्डर्स करते हैं। अगर यहाँ पर प्रथम अंकेक्षक होता तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति जो होती है प्रमोटर्स करते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो आपका इंटरनल ऑडिटर होता है ये एक तरह से कंपनी का कर्मचारी की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट है, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव जो होगा वो व्यर्थ होगा। सेक्शन 25 है, सेक्शन 10 है, सेक्शन 23 है, सेक्शन 2 सब सेक्शन डी है। तो यहाँ पर प्रतिफल के बिना, अभी आपको कंसिडरेशन मैंने समझा ही दिया था, अगर नहीं है तो व्यर्थ हो रहा था, लेकिन किस सेक्शन में हो रहा था अब ये है, तो सेक्शन आपकी यहाँ पर हो जाएगी सेक्शन 2 से सेक्शन डी हो जाएगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज, भुनाए गए विपत्रों पर छूट है,
एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम है, लायबिलिटी है। तो रिबेट मिल रही है आपको बिल्स डिस्काउंट होने पर, तो क्या है, ये एक इनकम की तरह है। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो आपको पहले से ही एडवांस में मिल गई है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स टू राम 500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50 वुड अफेक्ट। राम को 500 रुपए की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 से की गई, जिससे प्रभावित हो गया। यानी कि 500 थे लेकिन चढ़ाया आपने 50। कम तो आपने एक जीरो किया, लेकिन एक जीरो क्या है, 450 रुपीज है, आपने उसके 450 रुपए कम कर दिए। तो इससे क्या प्रभावित होगा, सेल्स अकाउंट होगा, राम का अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इससे राम का ही अकाउंट प्रभावित होगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। और ये किस तरह की त्रुटि है, तो ये आपकी लिप की है, यानी क्लरिकल जो एरर है वो होगी। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो लेखे की अशुद्धि है, क्लरिकल एरर है, या फिर लिप की है त्रुटि है, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज क्वाइंड द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना का नेट परिचालन आय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, गॉर्डन के द्वारा, हडसन के द्वारा, डूरेंट के द्वारा, या फिर वाल्टर के द्वारा। तो यहाँ पर जो नेट परिचालन आय यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम है, इसको शॉर्ट में एनओआई भी लिखा हो सकता है, ये किसने दिया है, तो ये डूरेंट ने दिया था। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। इसमें क्या बताया था कि शुद्ध परिचालन आय के अनुसार कंपनी या फर्म के ऋण घटकों परिवर्तन से फर्म का मूल्य प्रभावित नहीं होता, यानी कि फर्म की वैल्यू का प्रभाव नहीं पड़ता है कंपनी की जो ऋण ले रही है या उसकी जो आय होती है उससे। चलिए नेक्स्ट है, A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become resident at least. एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा 182 डेज, 90 डेज, 60 डेज, 180 डेज। तो यहाँ पर निवासी होने के लिए जो दोनों बेसिक आपकी कंडीशंस होती हैं, टू बेस्ड कंडीशन है, उन दोनों बेसिक कंडीशंस को पूरा करना, फुलफिल करना जो होता है वो कंपलसरी होता है। वो क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन होती है वो हो जाएगी 182 डेज की, 182 दिन वो जो प्रीवियस ईयर है उसमें 182 दिन वो भारत में रहा हो, 182 डेज भारत में रहा हो। और दूसरी कंडीशन हो जाती है, दूसरी कंडीशन कि वो गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हो, लेकिन इसमें साथ में 2 पॉइंट है। यहाँ पर एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हो जाता है कि उससे पिछले गत 4 वर्षों में और उससे ज़्यादा जो ये वाला छोड़ करके इसके पीछे के जो 4 वर्ष है, कम से कम वो 1 वर्ष भारत में रहा हो, 1 ईयर भारत में रहा हो, तभी वो फुलफिल होगी। तो यहाँ पर ये 2 एक साथ कंडीशंस लगी हैं, और यहाँ पर लेकिन सिर्फ बात हो रही है एक ही की, तो यहाँ पर यही वाली कंडीशन जो है वो हमारी सही हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लिवरेजेस। परिचालन लिवरेज का सूत्र है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको ये बताया ही है। ऑपरेटिंग का भी, फाइनेंशियल का, ऑपरेटिंग लीवरेज का भी बताया मैंने, फाइनेंशियल का भी बताया, और जो कंबाइंड लीवरेज होता है उसका भी बताया। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको पता है। जल्दी से यहाँ पर बताइए मुझे कि इसमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग का है, और अगर आपको अच्छे से याद भी है तो फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज का भी फॉर्मूला आप लोग लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या सही होगा। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दिया करिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो डेली वीडियो इस पर आएगी, लेकिन इसके लिए आपको लाइक और शेयर ज़रूर से करना है। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम। निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, डिप्रिसिएशन है, कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉन कैश नहीं है, ये पूछा है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ और डिप्रिसिएशन, ये तीनों ही क्या है, तीनों ही नॉन कैश एक्सपेंसेस या आइटम्स होते हैं। ये जो कैश सेल है, नगद है, ये नॉन कैश नहीं है। सिंपल सी बात है, नगद में ही हो रहा है, नॉन कैश कहाँ से होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर और भी देख सकते हैं, डिप्रिसिएशन हो गया, गुडविल हो गई, जो आपके प्रोविजन होते हैं, और या फिर जो छूट दी जा रही है, चाहे वो लेनदार हो, क्रेडिटर्स हो या फिर डेटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई फाइनेंशियल लिवरेज इज अ ब्लेसिंग व्हेन। उच्च वित्तीय उत्तोलक तब आशीर्वाद होता है जब द अर्निंग आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अर्निंग्स आर लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट,
अर्निंग्स इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देयर इज इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उच्च वित्तीय उत्तोलक कब अच्छा माना जाएगा? कब अच्छा माना जाता है? जब यहाँ पर आय ऋण पूंजी की लागत से अधिक होती है। द अर्निंग आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्मूला था जो फाइनेंशियल लेवरेज था, इसका फॉर्मूला था आपका EBIT अपॉन में क्या था EBT। यहाँ पर तो आय जो है इनकम है वो ऋण पूंजी की लागत से अधिक होगी, क्योंकि नीचे वाले में क्या है इंटरेस्ट आपको लेस कर देना है, तो जब आप लेस करेंगे तभी तो डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा अगर होगा ऋण पूंजी की लागत जो है से ज़्यादा इनकम आपकी जब होगी तभी तो वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेस। तलपट जो है क्या प्रकट करता है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ बैलेंसेस। तो छूट जाने वाली यानी कि आपने लिखने में ही जर्नल में एंट्री जो छोड़ दी तो वहाँ पर नहीं पता चलेगी ट्रायल बैलेंस से। आपने लिखने में जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल देखा 500 को 50 लिख लिया गया, तो जब 50 ही आपने जर्नल में लिखा है तो आगे भी 50 चलेगा, तो वहाँ पर आप तलपट से या ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ पाएंगे। सैद्धांतिक आपको करना था जैसे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं जो आते हैं वो दिखाए जाते हैं, जो एसेट होगी जिसके इंस्टॉलेशन में आते हैं उसी पर ही चार्ज किए जाते हैं, लेकिन आपने गलती से उसके बजाय किसी और एक्सपेंस में दिखा दिए तो आपने प्रिंसिपल एरर कर दिया, तो वो भी क्या होगा नहीं पकड़ा जा सकता ट्रायल बैलेंस से। तो एरर ऑफ जो बैलेंसेस अगर आपने टोटल निकालने में बैलेंस निकालने में अर्थमेटिकल कोई मिस्टेक करी है, मैथमेटिक्स वाली मिस्टेक कर दी है, तो उसको पकड़ा जा सकता है ट्रायल बैलेंस से। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज अ मशीनरी फॉर 2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इज। 2000 की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते को आहरित किया गया या है। क्लरिकल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अभी यही एग्जांपल ही दे दिया मैंने कि जो मशीनरी है वो 2000 की क्रय की गई थी किंतु क्रय खाते को आहरित किया गया है। यहाँ पर मशीनरी जो है वो आपने 2000 की करी लेकिन यहाँ पर परचेज अकाउंट को आपने कर दिया, तो किस तरह की है, तो सिंपल सी बात है प्रिंसिपल की एरर हो जाएगी। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट टेकिंग रिड्यूस द। जो परीक्षा जांच होती है वो क्या कम करती है? वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। तो टेस्ट टेकिंग जो होती है परीक्षा जांच जो होती है मतलब ये होगा कि सारे रिकॉर्ड्स को चेक ना करके कुछ रिकॉर्ड्स को चेक कर लिया जाता है और ये माना जाता है कि बाकी रिकॉर्ड भी सही होंगे। तो यहाँ पर वो क्या करती है, वो वर्क को कम करती है, लायबिलिटी कम नहीं होगी। अंकेक्षक का जो दायित्व है उसका दायित्व यही है कि वो सारे रिकॉर्ड चेक करे, लेकिन अगर वो टेस्ट चेकिंग करता है तो यहाँ पर उसका दायित्व कम नहीं हो जाता, हाँ उसका काम जरूर कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे ये। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन से, और इसी तरह के वीडियोस रेगुलर आपके चैनल पे आएंगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो शेयर किया करिए वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक किया करिए। जब ज़्यादा लाइक आप लोग शेयर करेंगे तो डेली वीडियोस आप लोग के लिए लेकर मैं आऊँगी, जिससे मेरा भी मोटिवेशन होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करिए, और जो देखना है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।